डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को आज हम लोग शुरू करते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर दो चरों का एक रैखिक समीकरण है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण है कि जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक कंडीशन और होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ना तो ए 0 होगा और ना ही बी 0 होगा। हाँ, सी 0 हो सकता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन जाती है कि अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन है। तो इस तरीके से दो चरों के रैखिक समीकरण को हम कैसे समझते हैं कि उसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, एक सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को ग्राफ से देखें, ये कैसी रेखा को रिप्रेजेंट करता है? तो ये इस रेखा को रिप्रेजेंट करता है। यह एक सरल रेखा है। ये इस रेखा को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यह भी एक सरल रेखा है। जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये रेखाएं भी चेंज होती जाती हैं। कभी ये रेखा डिनोट होगी, कभी ये रेखा डिनोट होगी, तो कभी ये रेखा डिनोट होगी, कभी ये लाइन डिनोट होती है। इस तरीके से तमाम रेखाओं को ये प्रदर्शित करता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समीकरण है इसके अनंत हल होते हैं। ये नहीं कि इसका केवल एक ही हल होगा, केवल 2 हल होगा, केवल 3 हल होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस समीकरण के अनंत हल होते हैं, बहुत से हल होते हैं। x और x की कोई वैल्यू हम रख दें तो y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर हमको मिल जाती है। इसलिए यह समीकरण अनंत हल रखता है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्यों ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? तो अगर हम ये देखें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या समझते हैं? क्या है ये? ये दो चर का रैखिक समीकरण है। ये दो चर के रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये दो चर का रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें एक चर x है और एक चर y है, तो ये दो चर हो गया। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, इसलिए ये रैखिक है। तो बन गया दो चर का रैखिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा है, इसलिए ये दो चर का रैखिक समीकरण बन गया। अगर a या b का मान 0 हो जाता है, मान लीजिए कि a का मान 0 हो जाता, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये रैखिक तो है, लेकिन ये एक चर का रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक चर y है। बाकी b और c तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट के फॉर्म में आते हैं, अचर और गुणांक के रूप में होते हैं। सिर्फ x और y ही चर होते हैं। तो पहले तो दो चर था, लेकिन अब ये एक चर में बदल गया, तो अब ये दो चर का रैखिक समीकरण नहीं रह गया, बल्कि ये एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। तो इस बात का जवाब है कि a का मान और b का मान ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो वो या तो एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा, या तो फिर अचर समीकरण बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तथा b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो a का स्क्वायर जो होगा वो भी ज़ीरो नहीं होगा, और b का जो स्क्वायर होगा वो भी ज़ीरो नहीं होगा। तो जब ये ज़ीरो नहीं है, a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, b स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर यानी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ दें तो उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। इसीलिए पीछे आपको बताया गया कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तथा b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चरों के एक रैखिक समीकरण को देखा, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हमें इस पर डिस्कस करना है। तो आइए हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, और इस समीकरण की शर्तें क्या होती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि जब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण है, इस कंडीशन में क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि a1 a2 b1 b2 ये चारों इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि a1 का मान ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, b1 का मान ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, a2 का मान ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, और b2 का मान भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि a1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से a1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक इसी तरीके से a2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखा और इनकी क्या शर्तें होती हैं, इनका मानक रूप क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। हम ये जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, ये पहला समीकरण
एक रेखा को प्रदर्शित करता है और ये दूसरा समीकरण भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण मिल करके एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करते हैं। अब वो रेखा युग्म इस टाइप से हो सकती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं। ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है। ये रेखा L1 है, उसका समीकरण ये है, और ये रेखा L2 जिसका समीकरण ये है। तो L1 और L2 इस प्रकार से हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हों। एक रेखा ये है L1 और एक दूसरी रेखा L2, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हों। दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। और एक तीसरी कंडीशन होती है कि ये पहली रेखा L1 है और ये दूसरी रेखा L2 है। दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर लाई कर जाती हैं। तो इस तरीके से कुल 3 कंडीशन बन जाती है, 3 टाइप की रेखा युग्म बन जाते हैं। मतलब अगर कोई भी दो रेखाएं हैं जो कि एक ही तल में हैं, तब वो यही 3 कंडीशन से आपस में तालमेल बना सकते हैं। या तो प्रतिच्छेद करेंगे, या तो समांतर होंगे, और या तो फिर संपाती होंगे। अब देखिए क्या है कि अगर इन दोनों का तालमेल कहीं बन जाता है, अगर ये दोनों एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये रेखाएं संगत हैं। ये रेखा संगत है, ये समीकरण युग्म संगत है। और यहाँ भी देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, अनंत बिंदुओं पर मिलती हैं, तो ये भी संगत है। इसको भी हम संगत कहते हैं। मतलब कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे से कहीं मिल जाती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उनका एक जगह संग हो जाता है, यानी कि वे रेखाएं आपस में संगत हैं। लेकिन अगर वे रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, तब हम कहते हैं कि वे दोनों रेखाएं आपस में असंगत हैं। यही होती है दोनों रेखाओं की प्रकृति, यानी कि जो समीकरण युग्म दो रेखाओं को प्रदर्शित करता है, उन दोनों रेखाओं की प्रकृति के बारे में यही बात आपको बताई जा रही है। इन दोनों रेखाओं की प्रकृति यही होती है। तो हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कि कौन सा समीकरण युग्म इस रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है, कौन समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, और कौन संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रदर्शित रेखा युग्म की प्रकृति। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, तो इन इक्वेशन के ज़रिए कैसे हम पता कर लेते हैं कि जिन रेखा युग्मों को ये दोनों समीकरण रिप्रेजेंट करते हैं, उन रेखाओं की प्रकृति क्या है, ये हम कैसे पता करते हैं। अगर ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं, तो हम ये कैसे पता करते हैं कि इन दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं कौन सी प्रकृति होल्ड करते हैं, कौन सी प्रकृति शो करते हैं, ये कैसे हम पता करते हैं। तो इसके लिए हम निकालते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। पहले हम इनको निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है या नहीं है। मान लीजिए हमें मिला कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं मिला, तब हम कहते हैं कि तब दोनों समीकरण
एक अद्वितीय हल रखते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब ये समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट्स इम्प्लाइज दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और चूंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं मतलब कि एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाती है, इसलिए इस निकाय को हम संगत निकाय कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण युग्म संगत है, जिसकी इंग्लिश होती है कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब यही है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तब हम कहते हैं कि दोनों समीकरण एक अद्वितीय हल रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण युग्म है वो संगत है। अब इसको बाई फिगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमको मिल गया, तब हम कहते हैं कि जो रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी। ये रेखा L1 है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक रेखा इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगी जिसको कि रेखा L2 कहेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन बन जाती है। तो आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमको दिया है दो समीकरण, तो इन समीकरणों से हम इन रेखाओं की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं a1/a2 और b1/b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मिलते हैं तो हम इन तीनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या कंडीशन बनती है, रेखाओं की क्या प्रकृति होती है, वो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा। अगर मान लीजिए कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हो जाते हैं तब हम निकालते हैं c1/c2, और अगर c1/c2 भी उन्हीं के इक्वल हो जाता है, यानी कि कंडीशन बन जाती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब हम कहते हैं कि समीकरण युग्म अनंतः अनेक हल रखते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं, यानी कि वो एक रेखा ये है, यहाँ से यहाँ तक रेखा L1 है जो कि ये रेखा है, और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक रेखा L2 है जो कि ठीक इसी पर से जाएगी। ये रेखा L2 है, यानी एक रेखा ये और एक रेखा ये, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में रेखाएं इस तरीके से होती है, क्रॉस की तरह होती हैं, और संपाती में रेखाएं इस तरीके से होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर संपाती रेखाएं होंगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है, ये जो निकाय है, ये संगत होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर के ज़रूर मिलेंगी, और हम इन रेखाओं को देखें तो ये रेखाएं कंटिन्यू एक दूसरे से ही मिलती हुई जा रही हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के अलग हों, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये निकाय संगत होगा। लेकिन मान लीजिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 इक्वल नहीं हमको मिला, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि दोनों समीकरण
कोई हल नहीं रखते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह देंगे कि दोनों समीकरण कोई हल नहीं रखते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं होंगी, ये रेखाएं अब कैसे हल नहीं रखेगा, जब वो रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं तभी वो हल नहीं रखेंगी। अब वो रेखाएं आपस में कैसे नहीं मिलेंगी, जैसे आप रेल की पटरी को ले लीजिए। रेल की पटरियां आप चाहे जितनी दूर तक चले जाइए, वे दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती नहीं हैं। नदी के दोनों किनारे कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो जब वो मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, और ये भी कह सकते हैं कि समीकरण निकाय असंगत होगा। असंगत क्यों होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। जब उनका संग नहीं होगा तो वे असंगत हो जाएंगी, जिसको इंग्लिश में हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये रही कंडीशन। अब वो दोनों रेखाएं बाई फिगर कैसी बनती हैं, ये है। ये रेखा L1 हो गई और ये रेखा L2 हो गई। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। तो ये कंडीशन होती है। आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो बातें खूब अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएंगी।